हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और हमने दोस्तों आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में लगातार ये बताने का प्रयास किया है कि समकालीन दक्षिण एशिया का तात्पर्य क्या है, जिसके अंदर 7 देश आते हैं। इन्हीं 7 देशों को दक्षिण एशिया हम कहते हैं, जिसमें हमने एक एक करके सबके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। हमने सबसे पहले आपके पाकिस्तान के बारे में बताया, उसके बाद हमने बांग्लादेश के बारे में बताया, उसके बाद हमने नेपाल के बारे में चर्चा किया, उसके बाद आज दोस्तों हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? श्रीलंका के बारे में चर्चा किया। उसके बाद दोस्तों आज हम नेपाल के बारे में और भूटान तथा मालदीव के बारे में भी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर में पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा, जिसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम देखेंगे कि 3 ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र किस प्रकार से है और तीनों का संबंध भारत के साथ कैसा है। इससे पहले हमने 3 देश कर लिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका कर लिया। नेपाल, भूटान और मालदीव की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम नेपाल का। नेपाल दोस्तों कहा जाता है कि एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र है। अतीत से ही कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। पूरा पहाड़ी इलाके में बसने वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। नेपाल के लोग अपने आप में ही मस्त रहते हैं। कोई वहां पे कोई उसका किसी के साथ दुश्मनी भी उतनी ज्यादा नहीं है। नेपाल में शुरू से ही राजतंत्र रहा है। लंबे समय तक राजतंत्र रहने के बाद 1991-92 में जाकर के वहां पर त्रिकोणीय स्थिति बनती है। वहां पर राजा हैं, कुछ वहां पर साम्यवादी माओवादी लोग भी हैं और कुछ जनता स्थिति है। और इस त्रिकोणीय स्टेट में वहां पर हम लोग उसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का नेपाल में लोकतंत्र कैसे आया और दूसरा नेपाल का रिश्ता भारत के साथ कैसा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आज भी है। ऐसा नहीं था तो अभी है नहीं, तब भी था और आज भी है। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाने लगे। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की भाग मान ली। मतलब बात मान ली। क्या मान ली? बात मान ली। ठीक है कि नहीं, देश में एक नए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए, इस बात को उन्होंने मान ली। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। अब ये लोग क्या हो लगे, माओवादी जो थे वहां पर अपना आतंकी फैला रहे थे चारों तरफ, क्योंकि उनकी डिमांड कुछ अलग थी। माओवादी, राजा और सत्ताधारी अभिजन 3 लोग थे। यानी यहाँ पर ऐसा त्रिकोणीय स्थिति है। यहाँ पे सत्ताधारी लोग हैं तो यहाँ पर माओवादी है। क्या है? माओवादी है। तो ऊपर में केंद्र में बैठा हुआ कौन है? राजा है। इसलिए लड़ाई कैसी है? तो त्रिकोणीय लड़ाई है। सत्ताधारी अभियान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों को और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस प्रकार जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने फिर से खत्म कर दिया। लेकिन अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी फिर से लोकतंत्र का समर्थक प्रदर्शन होने लगे। दोबारा एक बार संघर्ष हुआ। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थकों शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ने इस बात को स्वीकार किया। ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया और मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। मतलब सबने मिल करके राजा के खिलाफ आवाज उठाई और सब लोग वहां पर काम करने का प्रयास करने लगे। ऐसे में 2006 में नेपाल में दोबारा से एक बार लोकतंत्र कायम हुआ और लोकतंत्र बहाल हुआ। तब से लेकर के अभी तक वहां पर लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन पिछले समय में नेपाल में पीछे
कुछ समय पहले वहां पर फिर से एक बार क्या हुआ था, सत्ता परिवर्तन की बात हुई और लोग आक्रोशित होकर के नेपाल में आए और सत्ता को परिवर्तन कर दिया। लेकिन फिर भी मिला करके वहां पर क्या है, लोकतंत्र कायम है। नेपाल में अब संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह संविधान सभा ने नेपाल का संविधान लिखेगी। अब माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान लिया है। माओवादी चाहते हैं कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। 7 दलों के गठन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार हो ऐसा नहीं लगता है। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर के कुछ सशंकित हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं जो 2022 से कार्यरत हैं। अभी फिलहाल में अभी 2 महीना पहले दिसंबर के महीने की बात है, जब वहां पे क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ तो उन्हें हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में वहां पर एक लेडीज है जो हम अभी बता नहीं सकते हैं, उन्हें नाम याद नहीं आ रहा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी वहां पर स्थिति ऐसी है। अब आ रहा है कि भारत और नेपाल का संबंध, मतलब 2006 से नेपाल में लोकतंत्र फिर से कायम है और आज भी लोकतंत्र है। अब भारत और नेपाल का संबंध कैसा है, तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के आ और जा सकते हैं। यानी नेपाल जाने के लिए हमको ना किसी पासपोर्ट की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार के वीजा की जरूरत है जो हमें नेपाल जाने से रोक सकता है। हमारे पास अगर पैसा है तो हम नेपाल में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा का ही जा सकते हैं और नेपाल के लोग भी हिंदुस्तान में आ सकते हैं। ये भारत सरकार ने एक समझौता किया है, इससे दोनों देशों की तरक्की हो सकती है और होती भी है और काम कर सकते हैं। हालांकि इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी कुछ बातों को लेकर दोनों देशों के बीच मनमुटाव भी है। निश्चित तौर पे जहां पे प्रेम होता है वहां पे मनमुटाव भी होता है। आज हमारा नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दोनों के बीच में क्या है, विवाद भी है। नेपाल चीन की दोस्ती पर भारत नाराजगी जताता है। बात आ गई ना कि नेपाल जो है चीन से जब दोस्ती की बात करता है तो उस पर भारत क्या करता है, नाराजगी जताता है, जो मनमुटाव का कारण है। नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत अपने लिए खतरा मानता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल का आरोप है कि भारत सरकार उसके अंदरूनी मामलों में दखल देती है। नदी जल और पनबिजली पर भारत की नजर नेपाल को अपनी भू क्षेत्र से नेपाल को समुद्र तक पहुंचाने से रोकता है। ये भी कहता है क्या, नेपाल भारत पर आरोप लगाता है कि नेपाल को अपनी भू क्षेत्र से नेपाल को समुद्र तक जाने से भारत उसे रोकता है। उसकी बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड को मसले पर एक साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद तो दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हो गए। मतलब थोड़ी सी मन में मनमुटाव है, अदरवाइज दोनों देश के बीच में क्या है, संबंध कुल मिला करके ठीक ठाक हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे भी नेपाल बेचारा करेगा भी क्या, छोटा सा देश है, टापू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक पर्वतीय क्षेत्र वाला देश है, शांति प्रदेश है, वो क्या लड़ाई करेगा, वो तो दूसरे के ऊपर निर्भर है। भारत भी उसे मदद करता है दिल खोल करके। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत, अब देखिए नेपाल का हो गया, अब आ रहा है भारत और भूटान के बीच के संबंध। दोनों ही देशों के संबंध भी यहाँ पर अच्छे हैं। भारत और भूटान के बीच संबंध सदैव ही अच्छे रहे हैं। भूटान ने भारत का सम्मान करते हुए पूर्वोत्तर के अलगाववादियों और आतंकवादियों को खदेड़ने या वापस भगाया है। भूटान को भारत का आर्थिक सहायता देता है, भूटान को भारत आर्थिक सहायता दे रहा है। भूटान की पनबिजली परियोजना में भारत ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। सक्रिय भागीदारी का मतलब उसको मदद किया है, उसे हेल्प किया है। डोकलाम विवाद के समय भी भारत ने चीन के खिलाफ भूटान को सक्रिय योगदान कर उसे सैन्य सुरक्षा प्रदान किया है। इस प्रकार
भूटान के साथ कोई बहुत हमारा विवाद नहीं है, हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन की संभावना बहुत कम ही बनती है दोस्तों, और आता भी है तो एमसीक्यू में कुछ पूछ देगा, इससे अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। अब आता है कि मालदीव जो एक अरब सागर में स्थित द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है, उसका और भारत के बीच क्या संबंध रहा है। ये भी एक छोटा सा ही टापू है। मालदीव भारत के नजदीक एक द्वीपीय क्या है दोस्तों, एक द्वीपीय देश है। मालदीव का आर्थिक क्या दोस्त है, तो एक ये द्वीपीय देश है। कैसा देश है दोस्तों, एक द्वीपीय देश है, ठीक है। मालदीव का आर्थिक विकास पर्यटन है, यानी वहां का सबसे बड़ा विकास का केंद्र क्या है, वो पर्यटन है, और उद्योग में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीलंका के छापामार तमिल सैनिक ने जब मालदीव पर हमला किया तो भारत ने तुरंत वायु सेना और नौ सेना भेज करके मालदीव की सहायता की। बात 1988 की है। चीन के मालदीव में हस्तक्षेप के मामले को यूएनओ में ले जाकर के मालदीव की मदद की किसने, भारत ने। इस प्रकार भारत और मालदीव के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण है, अच्छे रिश्ते हैं, कोई बहुत ज्यादा खराब रिश्ता इन दोनों के बीच नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मालदीव और श्रीलंका और मालदीव और भारत के बीच में रिश्ते कैसे हैं, अच्छे रिश्ते हैं, कोई खराब नहीं है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको दक्षिण समकालीन एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पूरी तरह से इस चैप्टर को आज हम इस 6ठे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। आप हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों जा सकते हैं, वहां पे लाइन से आपको मिल जाएंगे देखने को। लगातार 6 वीडियो है, 6 वीडियो के माध्यम से हमने इस चैप्टर को बड़ी ही इजी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आपको ये चैप्टर अगर पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगेगा, और जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जब पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, अदरवाइज अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं इतनी गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप मन से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, तो मैंने पूरी दिल से आपको ये वीडियो बनाया है, बहुत बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया है, पूरी तरह से इसमें समझाने का प्रयास किया है। अगर पूरे को लिख सकते हैं तो आप लिख करके इसके नोट्स बना सकते हैं, और आपके लिए एग्जाम में पूरी तरह से लाभदायक होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। मैंने पूरी तरह से मात्र 6 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट किया। पाकिस्तान को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया, उसके बाद हमने बांग्लादेश को एक वीडियो में बताया, फिर हमने श्रीलंका को एक वीडियो में बताया, नेपाल को हमने एक वीडियो में कंप्लीट कराया। उसके बाद जो छोटे छोटे मुद्दे रहे उनको भी हमने इसी वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास किया। इस प्रकार दोस्तों आप इसे देखिएगा। पीछे भी हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का भी हमने पूरी तरह से 5-5 लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट करके डाला है। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चौथे चैप्टर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संगठन यानी यूएनओ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ के बारे में और अन्य संगठन के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, उसमें मिलेंगे पहले वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।